Dear students, in this session, we will discuss about the change in Gibbs free energy during a reversible reaction. For this, firstly, let us consider the free energy change of a reaction in terms of chemical. For this, the free energy, as we know that the free energy is a thermodynamic properties, just like as internal energy, enthalpy, and entropy. And absolute or actual value of the free energy cannot be determined. So we can determine only the change in free energy, and the change in free energy is denoted as delta G. So for a reactions, we can't calculate the actual Gibbs and free energy. We can only determine the change in Gibbs free energy, and the change in Gibbs free energy for a reaction can be given as the free energy of the product minus free energy of the reactant. Hence, for this, let us consider a general reversible reaction in which A mole of A react with B mole of B, resulting into the formation of product L mole of L and M mole of M. Now, when as our topic is the change in free energy of a reaction in term of chemical potential, अब हमें जो डेल्टा जी है वो केमिकल पोटेंशियल की टर्म में दिखाना है. अब हमें पता है कि यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कोई भी मिक्सचर है, अगर गैसियस मिक्सचर का, उस मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट है, अगर हम कोई प्योर कंपोनेंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आता है. एक तरह से वो क्या होता है, इसका पूरे ऑल ओवर जो गिव्स फ्री एनर्जी उसमें उस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है. तो द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए कंपोनेंट इन द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज इज केमिकल पोटेंशियल. और उसे हम क्या बोल रहे थे, एक तरह से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी था उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल. सो द पार्शियल फ्री एनर्जी है पर मोल ऑफ कंपोनेंट इन द रिएक्शन वी कैन एक्सप्रेस्ड एज इट्स केमिकल पोटेंशियल. So for the energy free energy change in terms of chemical potential can be written as, for product we can write here टोटल जी जो होगा प्रोडक्ट का या फ्री एनर्जी है प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, प्रोडक्ट एल की फ्री एनर्जी कितनी है एज वेल एज प्रोडक्ट एम की फ्री एनर्जी है. और साथ में मल्टीप्लिकेशन, जैसे प्रोडक्ट एल की फ्री एनर्जी अगर म्यू एल है तो हमें पता होना चाहिए उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं एल के. सो फॉर दिस टोटल जो फ्री एनर्जी है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, एल मल्टीप्लिकेशन विद म्यू एल प्लस में एम इंटू म्यू एम. और रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, रिएक्टेंट में जैसे ए का केमिकल पोटेंशियल अगर म्यू है तो वो उसकी क्या है, फ्री एनर्जी पर मोल है. और ए के हम कितने मोल लेके चल रहे हैं, ए मोल. तो टोटल ए मोल ऑफ ए की फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ए इंटू म्यू ए. सिमिलरली रिएक्टेंट बी है, रिएक्टेंट बी की पर मोल की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो म्यू बी है, और हम बी मोल्स ऑफ बी लेके चल रहे हैं. तो टोटल फ्री एनर्जी रिएक्टेंट बी की कितनी हो जाएगी, बी म्यू बी. एंड रिएक्टेंट की ऑल रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी एंड सो ऑन. तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये है गिव्स फ्री एनर्जी की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स. During the course of reactions, all the reactants and product may not be in their standard state. अब इस रिएक्शन में जो गिव्स फ्री एनर्जी है यहाँ पे एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है. अगर हमें गिव्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना हो, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन इन विच ए स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होगी, स्टैंडर्ड स्टेट वो स्टेट होती है व्हेन द टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन एंड द कंसंट्रेशन इज़ 1 मोल पर लीटर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कंसंट्रेशन हम कब लेंगे, जब सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में हो. अगर सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो वहाँ हम प्रेशर कंसिडर करते हैं. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर का होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेट रिफर्स टू दैट स्टेट व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर. बट इफ द सब्सटेंस आर गैसियस स्टेट देन द प्रेशर एट स्टैंडर्ड स्टेट शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
at that condition or at this standard condition for a particular reaction, that conditions, the change in Gibbs free energy is known as the standard free energy change of that reactions. So we can know denote for a standard state the change in Gibbs free energy as delta G, and here superscript naught. So we can write here delta G naught is the difference of Gibbs free energy of product at standard state minus Gibbs free energy of the reactant at standard state. सो एट द स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की जो टोटल फ्री एनर्जी होगी स्टैंडर्ड स्टेट पे वो क्या होगी, स्टैंडर्ड स्टेट पे उसके प्रोडक्ट एल की कितनी है, एम की कितनी है, माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी टोटल, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट की कितनी है एंड प्रोडक्ट की कितनी है। तो इस केसेस में अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जैसे जस्ट रिप्रेजेंटेशन सिंपल, हमें इससे डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जस्ट स्टैंडर्ड स्टेट में डिफरेंस लेके चल रहे हैं, जहाँ पे म्यू एल है वहाँ पे म्यू एल नोट हो जाएगा, यानी कि केमिकल पोटेंशियल एल है, या फिर आप बोल सकते हो इसे पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी जो है वो एल की है, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में और यहाँ एट एनी स्टेट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। नाउ डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट, जो जी है हमारा डेल्टा जी वो क्या है, एट एनी स्टेट, एक तरह से जो भी हम टेम्परेचर या प्रेशर या जिस टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन को, उस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे चेंज है गिव्स फ्री एनर्जी में। और डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट पे, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन एंड प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हेंस डेल्टा जी नोट इज द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट व्हेन ऑल ऑफ देम आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो सब किस में होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, अगर मॉलिक्यूल सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन फॉर्म है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होगी। उस टाइम रिएक्शन में जो भी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो उसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगी। एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट द रिएक्शन कि एक्चुअल में रिएक्शन है वो किस कंडीशन में, वो इक्विलिब्रियम में हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जबकि डेल्टा जी है वो क्या है, डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एट एक्चुअल कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उनकी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है, उनका जो एक्चुअल प्रेशर है, उस कंडीशन पे, उस रिएक्शन कंडीशन पे जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है वो है डेल्टा जी, यानी कि नॉर्मल फ्री एनर्जी चेंज। जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में जीरो हो जाती है उस टाइम पे हम कहते हैं वहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अटेंड हो गई है। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट होती है, वो स्टेट होती है जहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में हमें कोई भी चेंज है वो ऑब्जर्व नहीं होता है, टेम्परेचर प्रेशर ऑल थिंग्स आर बिकम्स कांस्टेंट। And equilibrium constant expressions we have already discussed in the previous lectures. So how delta G is zero, that we will discuss in the next slides. Now, according to the free energy change, how we can estimate that the reaction will be spontaneous or non-spontaneous? It means according to the free energy change या फिर free energy change give idea about the spontaneity of a reaction. For example, let us consider for a reaction, the free energy change of a chemical reaction is a measure of tendency of a reaction to proceed spontaneously towards equilibrium. अगर हम कंसिडर करें एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट डेल्टा जी इक्वल the G of product gives free energy of products minus gives free energy of reactant. It was observed that if delta G is less than 0, it means delta G यानी कि change in gives free energy है, अगर वो negative है then the process is spontaneous in forward direction. If delta G is greater than 0, then the process is non-spontaneous in forward direction. It means reaction forward direction में अपने आप नहीं होगी, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बट वो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी। एंड इफ डेल्टा इज जी इज इक्वल टू 0, देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट मीन्स नो चेंज टेक्स प्लेस, नेट चेंज है वो नहीं हो रहा है. एंड सेम कंडीशन वी कैन बी अप्लाई एट द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर to predict the spontaneity of a reactions. Now, how can free energy change can
predict that reaction will be spontaneous or non-spontaneous. So for this, let us consider a general reversible reaction in which reactant converts into product and product reverse converts into the reactant. So initially when only there are the reactant, initial point पे we consider that only there are reactant, इन विच जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है एक तरह से वहाँ पे रिएक्टेंट है वो क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में है। तो जो टोटल वहाँ पे फ्री एनर्जी है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट में बनते जा रहे हैं और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर मैं ग्राफिटिक रिप्रेजेंट करूँ फ्री एनर्जी और टाइम के साथ, तो सबसे पहले जब इनिशियल टाइम यहाँ पे जीरो लेके चल रही हूँ, इनिशियल टाइम पे जो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी है वो मैक्सिमम अमाउंट में रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है वहाँ पे रिएक्टेंट की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो मैक्सिमम है। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब पूरा जो वहाँ पे मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंड जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से इनिशियल पॉइंट पे प्रोडक्ट थे ही नहीं, तो प्रोडक्ट की वजह से जो गिव्स फ्री एनर्जी थी वो क्या थी, जीरो। लेकिन आफ्टर सम टाइम एज द टाइम इंक्रीजेज द concentration of product increases, so the gives free energy of product increases simultaneously, and we reached at the point where the concentration of the reactant becomes equal to the concentration of product, and that point we observe that the free energy of the reactant also becomes equal to the free energy of the product, and that point, that state is known as equilibrium position or equilibrium state, and hence put the value of gives free energies of reactant and product in the free energy change as we discussed in last slide, that was delta G equal to G of product minus G of reactant। when at equilibrium state G of product यानी gives free energy reactant and product के equal है, then delta G इन दोनों का difference है वो क्या होगा, जीरो। thus we can say that at equilibrium state for a reaction the change in gives free energy will be zero। now here the delta G0 is the condition of the equilibrium। so firstly in detailed study how we can say that delta G less than 0, then the reaction is spontaneous in forward direction, and delta G is greater than 0, then the reaction will be backward direction। so let us discuss in detail this। firstly we have discussed or proved the condition of equilibrium, that is delta G is equal to 0, यानी कि delta G वो 0 होगा equilibrium condition पे। now फर्स्टली व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई है उस पॉइंट पे रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। और हमें पता है डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल टाइम पे जब रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो इनका जो डिफरेंस है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो वी कैन से दैट डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। डेल्टा जी इज़ नेगेटिव है, इट्स मीन्स रिएक्शन है, रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिएक्शन है वो क्या स्पॉन्टेनियसली हो रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द फॉरवर्ड रिएक्शन कीप्स ऑन अकरिंग। फॉरवर्ड रिएक्शन सब तक होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली जब तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के इक्वल ना हो जाए, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, और उस टाइम पे डेल्टा जी है वो जीरो को रीच कर जाएगा, यानी कि माइनस से इनिशियल पे डेल्टा जी नेगेटिव था, नेगेटिव से वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और जीरो पे पहुँच गया ऑरिजिन पे। आफ्टर दैट एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। नाउ प्रोडक्ट बन गए हैं। इफ़
अगर हम रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट ना करके हम रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, लेट क्या कि रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से शुरू हो रही है। अगर प्रोडक्ट साइड से शुरू हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एट दैट टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट है, लेट कर लो कि प्रोडक्ट ने अभी आपस में रिएक्ट करना शुरू ही नहीं किया है, रिएक्ट करना शुरू नहीं किया तो वहाँ पे रिवर्स बैक वो रिएक्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो एट दैट टाइम जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पूरी टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, एंड एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट डेल्टा जी विल बी positive. So when we start from product side, then we can say that delta G reactant less than product होगा, delta G पॉजिटिव, वी कैन से दैट रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना कि फॉरवर्ड। फॉर दिस इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं। जनरल केस लेट कर लिया मैंने, N2O4 डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिवर्सिबल रिएक्शन है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है फिर से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो फॉर दिस रिएक्शन ये ऑब्जर्व किया गया कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इस रिएक्शन के लिए वो कितना है, 5.4 किलो जूल। अब डेल्टा जी नोट इस रिएक्शन के, यानी कि डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है और उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या है हमारे गैसियस फॉर्म में, इसका मतलब प्रेशर क्या है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पे जब डेल्टा जी नोट हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पे ये रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। एंड इसका मतलब N2O4 है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे N298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो डिकम्पोज नहीं होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब फिर क्या होगा, अपोजिट की रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, फिर रिएक्शन शुड बी spontaneous in reverse direction, but our this interpretation is incorrect according to the value of the Gibbs free energy, change in Gibbs free energy in standard state. Let us consider the given reaction is reversible and it will not go to the completion, rather a state of equilibrium will be reached. Therefore both the reaction forward as well as backward reaction are spontaneous. For this let us consider a graph with respect to free energy and the friction of dissociation of N2. Firstly, here free energy A point पे when the इनिशियल टाइम ऑफ रिएक्शन पे जहाँ पे N2O4 है वो मैक्सिमम अमाउंट में है, डिकम्पोजिशन होना शुरू नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो फ्री एनर्जी है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पे वो N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की वजह से वो एनर्जी है। ओके, जैसे जैसे टाइम के साथ नाइट्रोजन है वो डिकम्पोज होता जा रहा है, डिकम्पोज होगा और कम्प्लीटली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, तो एट द एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ बी पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, वो फ्री एनर्जी शो कर रहा है ओनली 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड सी पॉइंट हेयर, सी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की क्या हो रही है, हेयर free energy decreases and after some time when equilibrium attained product की concentration free energy क्या हो रही है, increase। at that time C क्या दिखा रहा है, C यहाँ पे equilibrium point दिखा रहा है, equilibrium stage यानी कि इस स्टेज पे gives free energy a reactant as well as product यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, गिव्स फ्री एनर्जी है वो सेम है। एंड एट दिस पॉइंट पे स्टैंडर्ड स्टेट हम स्टार्टिंग से कंसिडर लेके चल रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो डेल्टा जी नोट है वो क्या है, 0 है, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो 0 है। हेयर यहाँ पे जो कंपोजिशन हमें देखना है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंपोजिशन है नाइट्रोजन
ऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो 83% होता है और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है वो है 16.64. So in this case here 1 mole of N2O4 and 2 mole of nitrogen dioxide, and it is already observed that स्टैंडर्ड स्टेट पे जो फ्री एनर्जी चेंजेस है वो कितना था, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा +5.40. तो ये हमने डिफरेंस दिखा लिया कि +5.40 है पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट की ज़्यादा है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. तो ये डिफरेंस यहाँ पे दिखा दिया जो ऑब्जर्व था. क्लियर है. एंड ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मिक्सचर है वहाँ पे इस कंपोजिशन की जो फ्री एनर्जी है वो हमारी ए पॉइंट से 0.84 किलोजूल डाउन में है. अब हमें ये देखना है कि स्टेप जब डेल्टा जी पॉजिटिव है फिर भी फॉरवर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट +4 ये डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन तो तभी अटेन होगा ना जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके, तभी तो रिवर्सिबल कंडीशन हमारी आएगी, इक्विलिब्रियम अटेन होगा इस केस में. सो फॉर दिस इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट जो है स्टार्टिंग में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी में डिक्रीज लाना पड़ेगा. और कितना एनर्जी डिफरेंस है 0.84. तो इसकी एनर्जी में ए पॉइंट पे जो एनर्जी, इसकी एनर्जी में इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा है -0.84. यानी कि मैं ए से सी तक जाने का अगर एनर्जी डिफरेंस देखूं तो डेल्टा जी है वो क्या आ रहा है यहाँ पे सी पॉइंट फाइनल हमारा ये है, फाइनल की कितनी है कंडीशन 0.84 लेस से नीचे डिक्रीज आ रहा है. तो डेल्टा जी नोट इस स्टेप का कैसा है, नेगेटिव है. सिमिलरली यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2 को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आना है तो कितनी एनर्जी डाउन करनी पड़ेगी, 5.40 इतनी और साथ में 0.84, यानी कि इसकी एनर्जी में इतना डिक्रीज़ आएगा. तो यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी. इस स्टेप का अगर हम देखेंगे बी से सी के लिए तो बी हमारी इनिशियल कंडीशन है, सी हमारी फाइनल कंडीशन है और चेंज हम क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो इस कंडीशन में भी डेल्टा जी नॉट है वो क्या आएगा, नेगेटिव. तो हेयर यहाँ पे भी जो स्टेप है कि बी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड करे उसकी गिव्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव है, एंड ए इक्विलिब्रियम कंडीशन में अटेंड करे उसकी भी नेगेटिव है. सो हेयर वी सी दैट इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नो इज नेगेटिव. देयरफॉर द बोथ द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस इन ए रिवर्सिबल रिएक्शंस. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. हम थर्मोडायनेमिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं, या फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन थी हम वो कैसे डिराइव कर सकते हैं. सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर ए जनरल रिएक्शन इन विच A mole of A and B mole of B react with L mole of with each other and resulting into the formation of L mole of L and M mole of product M. Here let us consider the gives free energy of the reactant and gives free energy of the product. So the reactant की energy gives free energy total है वो क्या हो जाएगी, reactant A की gives free energy as well as B की free energy. So we can write the gives free energy in terms of chemical potential as we discussed in the first slides. We can write here A mu A plus B mu B, and for product we can write here L mu L plus M mu M. Now at constant temperature and pressure the free energy change can be given as the product gives free energy minus free energy of reactant. So we get the expression first. Now at equilibrium point पे equilibrium state at any condition of temperature and pressure is that state where delta G will be 0. For delta G 0 put the value of delta 0 in this equation 1. From there we get mu L plus M mu M minus A mu A plus B mu B will be equal to 0. From here simplify this equation and we get L mu L plus M mu M will be equal to A mu A plus B mu B and represented as equation 2. Now we discuss the term chemical potential for a ideal gas mixture. So we can write here the chemical potential for
any component in an ideal gas mixture will be equal to mu naught, that is chemical potential of that component in standard state, plus RT into natural logarithm of P, that is partial pressure of that component. This is a general expression, and we can write here this expression for reactant as well as for product, because when we consider a reaction, then that we at equilibrium point we consider the mixtures in which reactant as well as product all are present. So we can write here that at that point the chemical potential of A will be equal to the chemical potential of A at standard state plus RT ln into partial pressure of A. Similarly, we can write here for B, mu B will be equal to mu naught B plus RT ln PB. Similarly, we can write here for product L and M. So put all the values of chemical potential mu L, mu M, mu A, mu B in equation second, and we get this equation here. So just simplify these equations, we get here all the term RT, the terms which have coefficient RT, get these all one sides and the other terms in one side. And here we get, by simplification this, we get RT ln in ratio of product of the pressure of products to the partial pressure of the reactant, and right side we get the just difference in the Gibbs free energy of reactant and product, that is G of reactant minus G of product. Now from here माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, एंड वी कैन राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड सेम रखो टर्म, एंड राइट हैंड साइड को वी कैन राइट हेयर माइनस ऑफ डेल्टा जी नोट. जस्ट सिंप्लीफाई आर टी, लेफ्ट हैंड साइड में जो आर टी टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी इधर आके डिवाइड में हो गई है, एंड नेचुरल लोगरिथम को जब हटाते हैं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल में. हेयर look here, exponential term here gives free energy is चेंज है स्टैंडर्ड स्टेट पे, वो स्टैंडर्ड कंडीशन सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. तो हेयर दिस टर्म इज डिपेंड्स ओनली ऑन temperature. If temperature is constant, then all the right hand side term will be constant. So we can write here this constant and can be represented as Kp. So this is the law of chemical equilibrium, and we derive it thermodynamically by using the chemical potential, that is the thermodynamical term. Similarly, this is the relation or law of chemical equilibrium, in which the chemical equilibrium constant is term of partial pressure. Similarly, we can derive the relation for the equilibrium constant in terms of concentrations. In terms of concentration के लिए हमें just क्या लेना पड़ेगा कि जो chemical potential की term हमने यहाँ पे natural logarithm of partial pressure की term में use किया था, here we can also write the natural logarithm in terms of concentration if the reactant and products are in solution form. Similarly, we can also write this chemical potential in terms of mole fraction. P की जगह just क्या आ जाएगा, mole fraction of that component. Similarly, we can write also the expression for chemical potential of that component in an ideal gas mixture in terms of activity of that components. So in next slides, if in terms of concentration, we can write that the chemical potential of any component in an ideal gas mixture will be equal to the chemical potential of that component in standard state plus RT into natural logarithm of concentration of that component in ideal gas mixture. This is general expression for any component. Then we can also write the chemical potential of reactant A, B and product L and product M, and we can proceed the same steps as we proceed in this slide for a pressure terms, and we will get the relation between equilibrium constant and concentration. That is, we can derive the expression for the equilibrium constant in terms of molar concentration. Similarly, when we write the chemical potential of any component in terms of activity of that component, then we can derive the thermodynamical
concepts, or we can derive the law of chemical equilibrium in terms of activity. When we consider the when we write the chemical potential of any component in terms of mole fraction of that component in a mixture, then we can derive the law of chemical equilibria, or we can say that chemical equilibrium constant in terms of mole fraction. So all the procedure steps should remaining the same as we derive the relation in terms of partial pressure. Now, what will the relationship between equilibrium constant and free energy change? Means equilibrium constant in this last topic we derive the equilibrium constant in terms of pressure, in terms of constant concentration, in terms of activity, and in terms of mole fraction. Now we have to determine the relationship between equilibrium constant and free energy. So for this, let us consider uh, general reactions. In this, all the reactant and product are gaseous form, and we already derived this relation in the previous here. This is the relation equation number 5. We already derived this. According to this relation here, ln pl, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में? जैसे कि ये देखो, रेशियो है जस्ट प्रोडक्ट है किसका, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ईच रेज टू द पावर इट्स कॉफिशिएंट, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर इट्स कॉफिशिएंट. तो मैं अगर लोग को एक बार इग्नोर करूँ, जस्ट ये टर्म देखूँ, मैं ये रेशियो क्या दिखा रहा है मेरा, जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो सी हेयर वी कैन राइट एज Kp in terms of this. So this equation we can write that delta G, हमारी जो ये equation है, and substituting the value of this ratio as Kp, तो this equation will become delta G naught is equal to minus RT ln Kp. Similarly, we derive the relation in terms of delta G in terms of pressure concentration, in terms of mole fraction, in terms of activity. So we can write derive the relation delta G naught minus RT ln Kp. We can also derive the delta G naught is minus RT ln Kc, delta G naught minus RT ln Ka, and delta G minus RT ln Kc. From here Kp and Kc के बीच में रिलेशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. और रिलेशंस जब Kp और Kc है वो कब इक्वल होगा, जब वहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल इक्वल होंगे, और सिर्फ उसी केसेस में डेल्टा जी नोट आप अगर हर केसेस से निकालते तो इक्वल आएगी. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो अगर आप डिफरेंट मेथड से निकाल रहे हो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू, तो वो हर केसेस में डिफरेंट आएगी, बिकॉज इन दैट केसेस Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc. थैंक यू.